हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 एंड 50-50 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और लेक्चर 5 सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश, ये इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड 2020 50-50 सीरीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपीट भी होते हैं हर साल, तो ये टॉपिक्स जो हैं वो 2020 50-50 सीरीज़ में डिस्कस किए जाते हैं। ये टॉपिक लिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की जो 2020 50-50 सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश पॉलिसीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ टॉपिक्स हम लोग काफ़ी टॉपिक्स इनफैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, और इस लेक्चर में यहाँ पर हम लोग सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जुडिशियल रिफॉर्म्स, आर्मी, पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। तो यहाँ पर आप जाओगे, अलग अलग कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको 2020 50-50 सीरीज़ एक्सेस करना है तो आप स्पेशल कोर्सेज़ में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2020 एंड 50-50 सीरीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। अब लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश। तो सिविल सर्विसेज सिस्टम जो है, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये सिस्टम जो है सिविल सर्विसेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका मोटिव यही था कि जितने भी कमर्शियल अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बेनिफिट हो पाए, ठीक है। बट ये जो सिविल सर्विसेज सिस्टम था वो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड मशीनरी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। एक ऐसी मशीनरी में ट्रांसफॉर्म हुआ था जो कि जितनी भी इंडिया की एक्वायर्ड टेरिटरीज़ हैं, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की टेरिटरीज़ को एक्वायर किया था, वो सारी एक्वायर्ड टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को ठीक से चला पाएँ। तो उसके लिए ये सिविल सर्विसेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है सिविल सर्विसेज, ये जो टर्म है सिविल सर्विस, इसको जितने भी सर्वेंट्स हैं कंपनी के जो कि कमर्शियल अफेयर्स में एंगेज थे, उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टर्म यूज़ किया गया था सिविल सर्विस का, ताकि जो लोग मिलिट्री एंड नेवल सर्विसेज वगैरह में एम्प्लॉयड हैं वो अलग रहें और कमर्शियल सर्विसेज में जितने लोग एंगेज हैं वो अलग रहें। तो इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया था क्लियरली। तो ग्रेजुअली जब सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको और भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी भी दी गई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या रोल था इसमें। 1786 से लेकर के 1793 का ये टाइम होता है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं वो। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इन इंडिया भी कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक पहले ऐसे पर्सन होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज को एग्जिस्टेंस में लेके आए थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था सिविल सर्विसेज को, और उन्होंने करप्शन चेक करने का ट्राई किया था इस सिविल सर्विसेज के लिए। कैसे उन्होंने बेसिकली सिविल सर्वेंट्स की जो सैलरी है, तो सैलरी को बढ़ा दिया गया था, सिविल सर्विस की सैलरी बढ़ाई गई थी। दूसरी चीज़, जितने भी प्राइवेट ट्रेड के अगेंस्ट जितने भी रूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया था कि लोग जो हैं वो प्राइवेट ट्रेड में ना पड़ें। साथ में सिविल सर्वेंट्स को मना किया गया था बहुत स्ट्रिक्टली कि वो प्रेजेंट्स या ब्राइब्स वगैरह वो नहीं ले सकते। साथ में सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशंस को भी एनफोर्स किया गया था। तो कोई करप्शन नहीं हो सकता, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हो गया आपका, रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट रेट पे लगेगी, ये सारी चीज़ें की गई थी। साथ में कॉर्नवालिस ये भी कहते थे कि हर एक जो नेटिव है हिंदुस्तान का वो करप्ट है, तो ये कॉर्नवालिस मानते थे। अब लॉर्ड वेलेस्ली की बारी आती है। 1798 से लेकर 1805 का टाइम होता है ये। इसमें 1800 में जो वेलेस्ली होते हैं वो भी गवर्नर जनरल होते हैं इस टाइम पीरियड के, तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं। और ये जो कॉलेज है वो बेसिकली जितने भी न्यू रिक्रूट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर 1806 में थोड़े टाइम बाद वेलेस्लीज़ का जो कॉलेज होता है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिसअप्रूव कर देते हैं कि ये कॉलेज नहीं चल पाएगा, और उसके बजाय ईस्ट इंडिया कॉलेज सेटअप किया जाता है इंग्लैंड में। और ये जो है बेसिकली 2 साल की ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है जो नए रिक्रूट्स हैं उनको। तो इस वजह से ये नया कॉलेज जो है ईस्ट इंडिया कॉलेज 2 साल की ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है नए रिक्रूट्स को, इसलिए ये इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये वाला कॉलेज जो है वो तो डिसअप्रूव हो गया। आफ्टर दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आती है। अब 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो कंपनी की जो भी पेट्रोनेज है,
ठीक है, वो सब ख़त्म कर देती है कि जो भी रिक्रूटमेंट चल रही थी ओपन कंपटीशन के थ्रू, ये कंपनी की पेट्रोनेज जो है वो एंड कर देती है। तो ये ओपन कंपटीशन अब स्टार्ट होता है। बट इसके बाद भी इंडियंस को जो है वो हटाया जाता है कि टॉप पोस्ट जितनी भी हैं वो इंडियंस को नहीं दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था इंडियंस जो है वो बहुत ही इनकेपेबल हैं। तो इंडियंस को फिर भी चाहे जितने मर्जी आप रिफॉर्म ले आओ, चाहे ओपन कंपटीशन का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया, इंडियंस को फिर भी हायर पोस्ट से दूर रखा जाता था स्टार्टिंग से ही। और कॉर्नवेलिस को साथ में ये लगता ही था कि हर एक नेटिव जो है हिंदुस्तान का वो करप्ट है। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से इंडियंस को ये लोग हायर पोजीशन पे नहीं जाने देते। इनको लगता था इंडियंस करप्ट है। तो जो चार्टर एक्ट था हमारा 1793 का, उसने सैलरीज़ वगैरह तो काफ़ी बढ़ाई दी थी सिविल सर्वेंट्स की। अब साथ में जो रीज़न्स थे कुछ ऐसे कि इंडियंस को क्यों यहाँ से हटाया जाता था, एक तो रीज़न ये था कि उनको ये लगता था कि सिर्फ इंग्लैंड ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है और सिर्फ इंग्लिश इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कि ब्रिटिश इंटरेस्ट के बारे में सोचे, ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करे, कि अपने इंटरेस्ट के लिए ये लोग खुद ही बात कर सकते हैं। एक तो ये बिलीफ था। दूसरा बिलीफ इनका ये था कि इंडियन जो है वो बहुत ही इनकेपेबल हैं, अनट्रस्टवर्दी हैं, इनसेंसिटिव हैं ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए ये लोग ब्रिटिश इंटरेस्ट का नहीं सोचेंगे, इस वजह से भी इंडियंस को दूर रखा जाता था। साथ में कि काफ़ी हाई कंपटीशन था यूरोपियंस में ही, खुद ही में ही उनके अच्छी पोस्ट के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन था। तो इसलिए वो ऑब्वियसली वो अच्छी पोस्ट वो इंडियंस को क्यों ही ऑफ़र करेंगे। तो एक ये वाला रीज़न भी था। ऑल्दो जो चार्टर एक्ट था 1833 का, वो थियोरेटिकली तो उसने इंडियंस के लिए भी ओपन था, सारी सर्विसेज ओपन थी, बट जो रेलेवेंट प्रोविजंस थे वो कभी भी इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं। इनफैक्ट 1857 के बाद जब इंडियंस ने हायर सर्विसेज में क्लेम किया था कि हमें भी चाहिए, तो ये जो 1858 का जो एक्ट होता है, प्रोक्लेमेशन जो होती है 1858 की, उसने ब्रिटिश के इंटेंशन को ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस को इंक्लूड करेंगे फ्रीली और इम्पार्शली। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी साफ़ हो गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं चाहते ये, और ये उनके जो इंटेंशंस है बेसिकली वो क्लियरली सामने आ गए थे। ठीक है, तो उसके बाद सेटअप की गई थी मैकॉले कमेटी 1854 में, और पहला एग्ज़ाम जो है 1855 में ये हेल्ड हुआ था। ओपन कंपटीशन रियलाइज़ हुआ था और क्राउन रूल से पहले ये कभी रियलाइज़ नहीं किया गया था। उसके बाद ICS एक्ट आता है 1861 का। तो ये एक्ट जो है वो कुछ ही ऐसे ऑफिसेज होते हैं जिनके लिए रिज़र्व था, जो कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए ये एक्ट जो है कुछ ऑफिसेज ऐसे रिज़र्व किए गए थे। तो काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी, और यूरोपियंस के लिए इन्होंने रिज़र्व कर दी थी। इंडियंस के लिए काफ़ी मुश्किल था, ठीक है, ये करना, क्योंकि क्या था कि बेसिकली सिविल सर्विसेज जो थी, एग्ज़ामिनेशन जो है वो इंग्लैंड में होता था और इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, और आपको ग्रीक और लैटिन उसकी भी क्लासिकल लर्निंग होनी ज़रूरी थी। तो इस वजह से ये इंडियंस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। अब जो मैक्सिमम परमिसिबल एज थी उसको भी 23 साल की एज से घटा करके 22 साल कर दिया गया। फिर उसके बाद 1866 में वापस 21 कर दिया गया, फिर उसके बाद 19 कर दिया गया। तो क्या था कि जो एज थी वो भी घटाई जा रहे थे ये लोग। फिर 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो पहले इंडियन थे जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को जिन्होंने क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का टाइम होता है यहाँ पर 1878 का। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1878 से लेकर के 1879 तक का ये टाइम होता है जिसमें लिटन जो होते हैं वो ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि 1/6 जो आपकी कॉवेनेंटेड पोस्ट हो गई, ये जो 1/6 कॉवेनेंटेड पोस्ट हैं इनको इंडियंस फिल करेंगे, पर वो इंडियंस फिल करेंगे जो कि हायर फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी रिच, काफ़ी ऊंची फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हाई फैमिली से जो बिलोंग करते हैं इंडियंस, सिर्फ वही ये कॉवेनेंटेड पोस्ट जो है वो फिल करेंगे, और वो भी 1/6 कॉवेनेंटेड पोस्ट, ठीक है। अब ये कैसे फिल होंगी? नॉमिनेशंस किए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो इंडियंस कैसे रिक्रूट होते हैं कि नॉमिनेशंस बाय द लोकल गवर्नमेंट,
अब ये जो भी नॉमिनेशंस होंगे इसका अप्रूवल पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से लेना पड़ेगा और साथ में वाइस रॉय से भी लेना पड़ेगा, बट ये सिस्टम इवेंचुअली फेल हो जाता है और फिर अबॉलिश भी हो जाता है। फिर उसके बाद कांग्रेस की डिमांड आती है 1884-85, ये टाइम होता है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपनी डिमांड रेस करती है, और 1885 में बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेटअप भी होती है। उसके बाद वो अपना ये डिमांड रेस करती है कि जो रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है उसको कम किया जाए, और साथ में एग्ज़ामिनेशंस जो है वो इंडिया और ब्रिटेन दोनों जगह होने चाहिए, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड जो है कांग्रेस के द्वारा रेस की जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एचसन कमेटी आती है 1886 की। तो ये कमेटी जो है पब्लिक सर्विसेज के लिए होती है, जो कि डफरिन के द्वारा सेटअप की जाती है, लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये सेटअप की जाती है। और ये कुछ कुछ चीज़ें रेकमेंड करती हैं, जैसे कि ये जो टर्म्स है कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड सर्विसेज, ये जो टर्म्स है ना इसको हटाने की बात करती है। कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड होता क्या है, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो सिविल सर्विसेज को बेसिकली इन लोगों ने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। एक तो था कोवेनेंटेड और एक था अनकोवेनेंटेड। तो ये कोवेनेंटेड जो सिविल सर्विसेज थी इसमें ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स होते थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स होते थे जो कि हायर पोजीशंस जो हैं वो ऑक्यूपाई करते थे, हायर पोस्ट जो है जिनको गवर्नमेंट में मिलती थी। जबकि जो आपका अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज था वो किस लिए था कि जितने भी इंडियंस हैं उनकी एंट्री को तो फैसिलिटेट ये कर ही देता था कि इंडियंस जो हैं वो आ सकते हैं गवर्नमेंट में, बट एडमिनिस्ट्रेशन के लोअर रंग में ही ये लोग रहेंगे, लोअर रंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो नीचे की पोस्ट इन लोगों को दी जाती थी इंडियंस को, और बाकी जो अच्छी अच्छी हायर पोस्ट थी गवर्नमेंट में तो वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को दी जाती थी। तो इस तरीके से ये टर्म्स दो तरीके से सिविल सर्विसेज को डिवाइड किया गया था, दो कैटेगरीज़ में, कोवेनेंटेड एंड अनकोवेनेंटेड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज थी उनको इम्पीरियल इंडियन सिविल सर्विस में क्लासिफाई किया गया। तो अलग ये 3 टाइप्स की सिविल सर्विसेज थी बेसिकली, जिनको बाद में ये क्लासिफाई किया गया था, जो कमेटी ने कहा था कि ये सारा चीज़ें हटा के ये करना चाहिए हमें। तो 3 टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज का क्लासिफिकेशन हुआ। एक इम्पीरियल इंडियन सिविल सर्विस जिसका एग्ज़ाम जो है वो इंग्लैंड में होगा, फिर प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसका एग्ज़ामिनेशन इंडिया में होगा, फिर सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस जिसका एग्ज़ाम भी इंडिया में होगा। ठीक है, साथ में जो एज लिमिट है उसको भी बढ़ा करके 23 साल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन करते हो, एज लिमिट जो है, एज लिमिट रेज कर दी गई थी, यहाँ पर 23 साल कर दी गई थी। ठीक है, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स का ये टाइम होता है 1893 में। हाउस ऑफ कॉमन जो है इंग्लैंड में ये एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें ये साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन होल्ड करते हैं, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। तो दोनों जगह ये साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन होते हैं, बट ये रेजोल्यूशन जो है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं किम्बरले, वो ये कहते हैं कि इट इज़ इंडिस्पेंसिबल दैट एन एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस शैल ऑलवेज बी यूरोपियंस। तो ये कभी इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है अब 1919 का एक्ट, जिसको हम लोग मोनफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये जो मोनफोर्ड रिफॉर्म्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं कि एक रियलिस्टिक पॉलिसी लेकर के आते हैं। रियलिस्टिक पॉलिसी क्या होता है इनका कि अगर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना है इंडिया में तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को आपको पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉय करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा इंडियंस को आप पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉय करोगे उतना ज़्यादा ही आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, एक अच्छी गवर्नमेंट होगी, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ में वो ये रेकमेंड करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है साइमल्टेनियसली इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो वो रेकमेंड करते हैं कि 1/3 जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो इंडिया में ही होने चाहिए। तो 1/3 रिक्रूटमेंट्स इंडिया में ही होने चाहिए, और फिर एनुअली इसको 1.5% बढ़ाना चाहिए, रेज़ करना चाहिए हर साल। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट्स है तो एनुअली ये चीज़ रेज़ होनी चाहिए। उसके बाद आती है ली कमीशन, 1924 में ये कमीशन आती है।
अब ली कमीशन भी कुछ चीज़ें रेकमेंड करती है, हर साल कुछ ना कुछ कोई मिशन आती है, कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस देती है। ली कमीशन आके ये कहती है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो जो इंडियन सिविल सर्विस है उसमें इनको रिक्रूट करते रहना चाहिए, ठीक है। और जो इरिगेशन ब्रांच है, जो सर्विस ऑफ इंजीनियर्स की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वगैरह, यहाँ पर सब जगह जो है जो यहाँ इन सारी ब्रांचेस में बेसिकली जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो चलते रहना चाहिए। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिक्रूटर होना चाहिए इन मेन पोस्ट का, सबसे पहली चीज़ तो ये रिकमेंडेशन आती है। फिर जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जो भी ट्रांसफर्ड फील्ड्स हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स कौन से थे, एजुकेशन हो गया, सिविल, मेडिकल वगैरह, ये सारे जो फील्ड्स थे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में आ जाते थे। तो ये जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के द्वारा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे, अगर आपने प्रीलिम्स में मैंने ये वाला टॉपिक लिया भी था, इनफैक्ट जो आपका प्रीलिम्स का कोर्स है सिनॉप्सिस पर, तो यहाँ पर ये था कि दो तरीके के जैसे सब्जेक्ट्स थे ना, ट्रांसफ़र हो गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे, एजुकेशन, सिविल, मेडिकल वगैरह, तो ये सारे दे दिए गए थे इंडियंस को। क्यों? तो ये कह दिया गया था कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के जितने भी रिक्रूटमेंट्स वगैरह होंगे और ये सारे जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ले सकती है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के एग्जामिनेशन कहाँ हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, इंडियंस हो सकते थे उसका पार्ट। तो ये नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो तो इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यहाँ पर पकड़ा दी थी। तो दिस वॉज रिक्रूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। फिर डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती थी ICS में, वो 50-50 पैरिटी के बेसिस पे होती थी, यूरोपियंस और इंडियन में। और ये भी मतलब 15 साल में चलेगी, ठीक है। तो ये 50% पहुंच गई थी इंडियन रिक्रूटमेंट्स इन 15 ईयर्स, 50-50 पैरिटी के बेसिस पे। अब एक पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी यहाँ पर। तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको इमीडिएटली इस्टेब्लिश किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू रिकमेंडेशन पर ये इस्टेब्लिश किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारी रिकमेंडेशंस थी लीग कमीशन की, 1924 की ये कमीशन थी। उसके बाद आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो 1935 की एक्ट होती है वो ये रेकमेंड करती है कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए अपने स्फेयर में, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि ये दो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन सी एक्ट के थ्रू क्या चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी। तो वो आप जैसे कुछ ट्रिक से याद करना चाहते हो, ट्रिक से याद कर लो, जैसे मर्ज़ी याद करो, पर ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। अब जो पोजीशंस ऑफ कंट्रोल होता है, अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिश के हाथों में ही रहेगी। और जो इंडियनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सिविल सर्विस में, वो भी बेसिकली जो भी इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल पावर होती है वो भी इंडियंस के हाथों में वो लोग नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इंडियन ब्यूरोक्रेट जो है वो कॉलोनियल रूल के एजेंट्स माने जाते थे। तो ये कह दिया जाता था कि जो भी कंट्रोल और अथॉरिटी है वो हमेशा से ही ब्रिटिश के हैंड में ही रहनी चाहिए। तो इंडियन के हाथों में कोई भी इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल पावर ये लोग नहीं दे रहे थे। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू इन्होंने ये चीज़ें की थी। तो ये हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज आज हमने डिस्कस किया कि कैसे स्टार्ट होती है, कौन कौन इसमें इम्पॉर्टेंट इसके प्रोपोनेंट्स होते हैं, कौन लोग इसमें इसके इंट्रोड्यूस करने में शामिल रहते हैं, कौन इसका पार्ट बनते हैं, कौन कौन सी एक्ट के थ्रू इसमें सिविल सर्विसेज में डेवलपमेंट होती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस लेक्चर में। ऑल्दो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप synopsisis.in ये वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ 2020 एंड 50-50 सीरीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।